नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार में बहुत जल्द एक बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल होने की संभावनाएं बनती जा रही हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, सिर्फ खाली पड़े 4 पदों को भरने की कवायद नहीं है। ऐसी चर्चा है कि इस बार मुख्यमंत्री निवास से लेकर दिल्ली दरबार तक मंत्रियों का कड़ा रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा चुका है। परफॉर्मेंस के आधार पर एक बड़ा एक्शन होने वाला है। गुजरात और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी कई दिग्गज मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। तो इधर कई युवा और महिला विधायकों की किस्मत चमकने की पूरी संभावना है। इनमें रीति पाठक है, मालिनी लक्ष्मण गोड़ है, अर्चना चिटनी से बड़े नाम इस रेस में आगे चल रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मंत्रियों के खराब कामकाज की वजह से बड़ा फेरबदल करना पड़ रहा है, और किन मंत्रियों की कुर्सी खतरे में है, और आखिर उनका गुनाह क्या है, और क्या नए चेहरों को शामिल कर बीजेपी आने वाले चुनाव के लिए एक नया मिड टर्म कोर्स करेक्शन कर रही है। इन्हीं तमाम सवालों पर आज होगी बात, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की राजनीति में अब निगाहें मानसून सत्र के बाद होने वाले उस फैसले पर टिक गई है जो कई मंत्रियों का राजनीतिक भविष्य तय कर सकता है। मोहन सरकार के पहले बड़े मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। चर्चा है इस बार जातीय या क्षेत्रीय समीकरणों से ज्यादा जोर प्रदर्शन पर होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की हालिया विभागीय समीक्षा के बाद तैयार हुई रिपोर्ट कार्ड में जिन मंत्रियों का प्रदर्शन कमजोर पाया गया, उनकी कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। वही बेहतर काम करने वालों को इनाम और नए चेहरों को मौका मिलने के संकेत है। क्षेत्रीय कसावट, तमाम सारे वर्गों का प्रतिनिधित्व, ऐसे कई विषय होते हैं जिन पर भी मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान विचार होता है। तो मुझे लग रहा है आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए रिक्त पदों पर कैबिनेट में स्थान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सहित वर्तमान 31 संसदीय मंत्रिमंडल में 4 पद पहले से खाली हैं। इसके अलावा 5 से 6 मंत्रियों की छुट्टी और 7 से 8 नए चेहरों की एंट्री की चर्चा है। सरकार की समीक्षा रिपोर्ट में विभागीय कामकाज, योजनाओं की प्रगति, जनसंपर्क और विवादों को भी आधार बनाया गया है। और यही वजह है कि कुछ मंत्रियों के विभाग बदलने और कुछ की पूरी तरह विदाई की अटकलें तेज हो चली हैं। हालांकि इस विस्तार की अटकलों पर कांग्रेस तंज कस रही है। भारतीय जनता पार्टी में निरंतर असंतोष बढ़ रहा है। निरंतर जो है सत्ता की कुर्सी में कौन कितनी हिस्सेदारी ले, इस बात का संघर्ष बढ़ रहा है। इसलिए कोई भी निर्णय नहीं हो पा रहा है। ना उनकी कार्य समिति घोषित हो पाई, एवं खंडेलवाल जी की उनको बने हुए काफ़ी समय हो गया। ना पूरी कार्यकारिणी का विस्तार हो पा रहा, ना ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो पा रहा। चर्चाएं बनती हैं, होती हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि किस किस को समावेशी करेंगे, किसको पद दें, किसको नहीं दें। इस उधेड़-बुन में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। अब कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट शुरू हुई तो नामों की चर्चा भी तेज हो गई। नए चेहरों की दौड़ में सागर से प्रदीप लारिया, पन्ना से ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, सिंधिया समर्थक प्रभराम चौधरी, रीति पाठक और मालिनी गौड़ जैसे नाम चर्चा में हैं। इसके अलावा कुछ राज्य मंत्रियों को पदोन्नति देकर कैबिनेट में शामिल किए जाने की भी संभावना जताई जा रही है। फिलहाल अंतिम फैसला मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में है, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि इस बार मंत्रिमंडल में जगह पाने और बचाए रखने का पैमाना केवल राजनीतिक वजन नहीं होगा। सवाल ये है कि क्या मोहन यादव सरकार वास्तव में परफॉर्मेंस आधारित राजनीति का संदेश देगी, और क्या कमजोर रिपोर्ट कार्ड वाले मंत्रियों की छुट्टी कर नई टीम के साथ 2028 की तैयारी शुरू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। और राजनीति में खासतौर पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी की राजनीति में जब तक कुछ हो ना जाए
तब तक कुछ कहना जल्दबाजी होती है। लेकिन अगर ये विस्तार होता है या फेरबदल होता है तो उसका आधार क्या होगा? केवल परफॉर्मेंस या क्षेत्रीय संतुलन, जातिगत आधार या कुछ और भी? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं, जब से ये सरकार बनी है उसके 2-4-6 महीने बाद से ही मंत्रिमंडल में फेरबदल या नए चेहरों की चर्चा बराबर चल रही और 2.5 साल चूंकि हो गए हैं तो स्वाभाविक रूप से मंत्रिमंडल के विस्तार की आवश्यकता तो है। जैसा कि आपने खुद भी कहा कि भाजपा हमेशा नए निर्णय से चौंकाती है, चाहे वो विलंब के समझ लें, चाहे चेहरों के चयन को लेकर के समझ लें। विस्तार अगर होगा तो 3-4 चीजों का मेरे ख्याल से प्राथमिकता होगी जी। जैसा कि आपने कहा है, एक तो परफॉर्मेंस होगा कि किस मंत्री का कैसा परफॉर्मेंस है, तो दूसरा ये भी देखा जाएगा कि कौन सा मंत्री मुख्यमंत्री के संकेत के आधार पर वो जो काम है जिसको डबल इंजन की सरकार कहा गया है, मोदी जी की नीतियां और प्रदेश सरकार की नीतियां, इनके क्रियान्वयन में कौन मंत्री ठीक चल रहा है और कौन मंत्री नहीं है। या 1-2 मंत्रियों की ऐसी चर्चा में भी आई है कि वो मुख्यमंत्री को लेकर के कुछ नकारात्मक अभियान चलाए हुए हैं, ये एक कारण भी हो सकता है। और इसके साथ साथ जैसा कि आपने कहा है, क्षेत्रीय संतुलन होगा, जातिगत संतुलन होगा, और यदि विदिशा संसदीय क्षेत्र से, सागर संसदीय क्षेत्र से अगर कुछ चेहरे आ जाएं तो इसको हमको आश्चर्य नहीं समझना चाहिए, ये इसकी संभावना बहुत प्रबल है विदिशा संसदीय क्षेत्र और सागर संसदीय क्षेत्र से। इसके अलावा कुछ वरिष्ठ मंत्री हैं, उनको यदि संगठन में दायित्व मिले और उनको मंत्रिमंडल से मुक्त कर लिया जाए तो ये भी हमको आश्चर्य नहीं है। तो ये 5-7 पॉइंट हैं। लेकिन शर्मा जी, लेकिन प्रदेश के में संगठन में तो कोई ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी हमने देखा उनकी कार्यसमिति बची है, बाकी जो उनके उपाध्यक्ष, महासचिव वो तो बन चुके हैं। दिल्ली में अगर रहेंगे तो इक्का दुक्का हो सकता है कि 1-2 लोगों की लॉटरी लग जाए, लेकिन बहुत सारे मंत्री ऐसे जिनका परफॉर्मेंस बहुत पुअर रहेगा, चाहे किसी और कारणों से हो। कुछ ऐसे हैं जो विवादों में घिरे हुए हैं, चाहे किसी के भाई के मामला हो या विजय शाह जैसे मंत्री खुद भी घिरे हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से मान करके चलिए कि ये जो 3-4 नाम हैं जो वक्तव्य के आधार पर या परिवार को लेकर के विवादों में आए हैं, तो मान करके चलिए कि इसमें से 1-2 तो कम होंगे, 3-4 कम नहीं होंगे। वरिष्ठों में से भी जो बड़े नाम हैं उनमें से अगर 1-8 कम होकर के केंद्रीय राजनीति में या प्रदेश में भी कोई संगठन का कोई नया कोई पद ग्रहण कर लें, क्योंकि चर्चा ना, जैसे प्रतिमा बागरी की बात करें हम या राधा सिंह की, माना जाता था कि रीति पाठक पर तरजीह देते हुए उनको बनाया गया, लेकिन वो कोई छाप नहीं छोड़ पाई, सिवाय इसके कि वो कभी किसी मंदिर को लेकर विवाद में हो जाती हैं या किसी विवादित बयान के कारण चर्चा होती। विभाग में उन्होंने कामकाज किया, ये आज तक किसी को नहीं पता है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, तो वो बदली जा सकती हैं। तो उसके आधार पर आदिवासी को और कहीं ना कहीं महिला, ये 2 चीज जो है ये भी एक प्राथमिकता में रहेगी। लेकिन फिर भी ये सारे के सारे हमारे अनुमान हैं। भाजपा जो पिछले कुछ वर्षों से निर्णय ले रही है वो तो चौंकाने वाले निर्णय ले रही है, फिर भी वो किस तरह के नाम आते हैं और किन लोगों की छुट्टी होती है, ये भी एक देखने की बात है। जी, हम लोगों का अनुमान है कि इस आधार पर नए लोग आ सकते हैं और कुछ पुराने लोगों को कोई दूसरा अधिक काम दिया जा सकता है। जी, तो ब्रजेश जी, अगर सरकार ये चाह रही है कि जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है नए चेहरे लाए जाए, तो पब्लिक के हिसाब से तो फिर उसको ठीक ही माना जाना चाहिए कि भाई अगर जिस उम्मीदों के साथ सरकार अपने लोगों को लाती है वो काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर ये भी एक परफॉर्मेंस भी एक कारण है तो फिर बहुत पहले हो जाना चाहिए कि अगर आपकी आधा कामकाज हो चुका है, 2.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और अब परफॉर्मेंस के आधार पर हटाना। देखिए मनोज जी, एक देहाती कहावत है कि यदि आपकी जांग पर फोड़ा हो जाता तो पूरा पैर नहीं काटा जाता। बिल्कुल। और आप मुझे बताइए, जितने मंत्रिमंडल विस्तार हुए हैं, फेरबदल हुए हैं, हम उत्तर प्रदेश पिछली इस बीजेपी सरकार में चले जाते हैं, गुजरात चले जाते हैं, राजस्थान चले जाते हैं, इससे पहले कर्नाटक चले जाते हैं, महाराष्ट्र चले जाते हैं, छत्तीसगढ़ परफॉर्मेंस के आधार पर किस मंत्री को हटाया गया? कभी बीजेपी कहती है कि हमारा मंत्री काम नहीं कर रहा, हम इस आधार पर हटाते? कोई भी सरकार नहीं बोली, कोई नहीं, हमारा आदमी। हमने यूपीए में देखा, साहब भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो हट गए। लेकिन अभी तक जो विस्तार हुए हैं या फेरबदल हुआ, कहने को हम डिबेट करते हैं मनोज जी, कहा भी जाता है चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे संगठन के लोग हों कि परफॉर्मेंस के आधार पर हम विस्तार करेंगे, फेरबदल करेंगे। क्या होता है विस्तार फेरबदल में? मंत्रियों के विभाग बदल दिए जाते हैं, इस विभाग से उस विभाग में।
यदि विस्तार होता है, उसमें नए मंत्री शामिल किए जाते हैं, तो उसका एकमात्र आधार होता है कि क्षेत्रीय संतुलन आपको साधना है, जातीय संतुलन आपको साधना है, और आपको यह देखना है कि किस वर्ग को आपको लेने से लोकसभा में फायदा हो रहा है, विधानसभा में फायदा हो रहा है, या किसको नहीं लेने से किस क्षेत्र में आपको नुकसान होता है। आप पिछली बार की चले जाइए कि चुनाव से एन वक्त पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। बिल्कुल। किन लोगों को शामिल करते हैं, क्यों शामिल करते हैं? क्या परफॉर्मेंस के आधार पर करते हैं? हमने तो राजेंद्र शुक्ला से लेके चुनाव उन के लिए लोगों 3 को, मंत्री बनते देखे इसी मध्य वही तो प्रदेश कह रहा में। हूं, राजेंद्र शुक्ला से लेके वो 3 मंत्री क्यों बनाए गए थे? ये बात आई थी कि भाई बिंद का प्रतिनिधित्व कम है, बिंद ने आपको भरपूर दिया समर्थन, आपने वहां से किन किन को मंत्री बनाया? तो आपने जातीय संतुलन साधा, आपने उप मुख्यमंत्री बना के वो क्षेत्रीय संतुलन साधा, और कहा गया कि सागर का पल्ला भारी हो गया। सागर का पलड़ा भाई। तो मनोज जी, हाँ शर्मा जी कह रहे हैं कि हाँ हम परफॉर्मेंस के आधार पे, लेकिन कोई नहीं कहता पार्टी में कि हमारा ये मंत्री काम नहीं कर रहा है। यदि परफॉर्मेंस आधार होता, विवाद आधार होता, तो अब तक तो आधे मंत्री बाहर हो गए होते मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से क्यों? हम तो केंद्र सरकार में भी ऐसे कई आधे बनते ही नहीं, ये भी कह सकते आधे बनते ही नहीं। हमने महाराष्ट्र में भी चले गए, जाके देख लीजिए आप, चाहे आप राजस्थान में, चाहे छत्तीसगढ़ में, चाहे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की खासकर हम बात कर लें, सबसे बड़ा राज्य है, भरपूर देता है आपको। तो यदि ये इस आधार पर वहां पे विस्तार करने लगा, हटाया जाने लगा, तो आप देखिए कि आप वहां पे कितने मंत्री बचेंगे? बचेंगे ही नहीं, क्योंकि आप गठबंधन मजबूतियां हैं आपकी, चाहे महाराष्ट्र में हो, तमाम सारी चीजें होती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि परफॉर्मेंस आधार कहने पे बहुत अच्छा होता है, एक मैसेज देने की कोशिश होती है जनता में कि देखिए ये मंत्री बेहतर काम नहीं कर रहे थे, एंटी इनकम्बेंसी रोकने की कोशिश होती थी। गुजरात इसका उदाहरण है। गुजरात में उन्होंने एक साथ पूरे बदल दिए, उसके पीछे वजह बताई गई कि साहब एंटी इनकम्बेंसी है। तो एक आधार ये होता है, यदि कोई नाराजगी हो, यहां से जनता की कोई ऐसी नाराजगी किसी मंत्री के सामने तभी फूटकर आई नहीं। यदि कांग्रेस विरोध कर रही है तो किसी के बयान को लेकर कर रही है। यदि आप देखिए कहीं जनता ने कोई विरोध किया है क्या? बीजेपी हो चाहे कोई भी राजनीतिक, ये देखता है कि जनता में कितना आक्रोश है। यदि यूपीए ने, हमने देखा था तब मंत्रियों को हटाया था, क्यों? क्योंकि आंदोलन हुए थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उनके मंत्री जेल जा रहे थे, इसलिए उनको हटाना पड़ा था। यहां वैसी परिस्थितियां नहीं है जिससे उनको लगे कि पार्टी को हमको नुकसान होगा जनता की तरफ। अगर ये भी एक पैमाना होता तो फिर भागीरथपुरा कांड के बाद हो सकता है कि ये हम एकाधिक मंत्री में गाज गिरी दिख सकते थे। बिल्कुल, हम विजय शाह पर गाज गिरते दिख सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। निश्चित तौर पर मैंने कहा ना, बयान ऐसे कोई आधार नहीं होता है। यदि आधार होता तो पहले मैं जो कह चुका हूं, चाहे विजय शाह, आप देखिए एक बार विजय शाह को हटाया था सिर्फ बयान की वजह से, फिर आपने यदि बयान दिया था उन्होंने, तो फिर आपको लेना भी पड़ा, आपको 6 महीने के अंदर। वही विजय शाह को शिवराज सिंह सरकार में हटाया गया था ना, सिर्फ उन्होंने एक बयान दे दिया था सार्वजनिक मंच से, इसके बावजूद उनको लिया गया। यदि राजनेताओं को यह पता चल जाए कि बयान की वजह से हम मंत्रिमंडल से बाहर हो जाएंगे, तो मनोज जी मैं दावे के साथ कहता हूं कि सब चुप्पी साध लेंगे, विवादित बयानों पे कुछ बोलेंगे ही नहीं। लेकिन आप देखिए नहीं बोलेंगे वो तो। हाँ, एक के बाद एक ऐसी फहरिस्त आती है कि विधायक हो, और जिनको विधायक को मंत्री बनने का सपना देख रहा होगा वो तो बोलेगा ही नहीं। लेकिन तमाम विधायकों को हम देख रहे हैं किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, मंत्रियों को देख रहे हैं किस तरह की भाषा बोल रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि इसका कोई आधार नहीं रहता। ये विधायक भी जानते हैं, मंत्री भी जानते हैं, बिल्कुल, पब्लिक भी जानती है और उनका वोटर भी। लेकिन शर्मा जी, सबसे बड़ी बात जो आपने शुरुआत में कहा कि जिन नामों का आपने उल्लेख नहीं किया लेकिन इशारा किया, लेकिन क्या उनसे पीछा छुटकारा इतना आसान रहेगा कि एक झटके से आप उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर दें? और फिर उसका ग्राउंड क्या देंगे आप? क्योंकि वो पहली बार के मंत्री तो है नहीं, लंबे समय तक संगठन में, सरकार में सांसद रहे, कुछ महापौर से किसी ने शुरुआत की है, तो उनका आधार बेस भी मजबूत है, अपने अपने क्षेत्र में पकड़ भी ऐसी है कि पार्टी जिस क्षेत्र से बोलती है कि तो आपको इस क्षेत्र से लड़ना, वहाँ वो लड़ने चले जाते हैं। कई बार ऐसे क्षेत्र में भी चले गए वो पार्टी के कहने पर, जब उनको पता था कि हार निश्चित है। प्रहलाद पटेल जैसे नेताओं की अगर हम बात करें, इसके बाद वो चले जाते हैं संगठन का आदेश मानकर। तो क्या इतना आसान होगा? और अगर फिर यही हटते हैं तो फिर जो निचला है उनको तो सबको एक सिरे से हटा देना चाहिए कि अगर यही परफॉर्म नहीं कर पाए फिर कौन कर पाया होगा? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि लगभग 90% केसों में जो प्रभावशाली होते हैं, जिनका क्षेत्र में और अपनी समाज में पकड़ होती है, ऐसे लोगों को तो संगठन भी बर्दाश्त करता है और सरकार में वो मंत्री होते हैं तो बर्दाश्त करते हैं। ऐसे उदाहरण दोनों सरकारों में है, भाजपा में भी है और कांग्रेस में भी है। लेकिन ऐसे उदाहरण भी दोनों सरकारों में है कि अचानक अगर उन्होंने तय कर लिया तो फिर हो कितना ही बड़ा नुकसान। हाँ, वो तो निर्णय ले ही लेते हैं। जैसे भाजपा ने उमा जी को लेकर निर्णय ले लिया था कि अब होगा जो नुकसान देखा जाएगा, निर्णय ले लिया था, उनको हटा दिया था सीएम पद से। या वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी को लेकर उनको लग रहा था कि ये रहेंगी तो ज्यादा नुकसान करेंगी, निश्चित रूप से। तो ठीक उसी प्रकार भाजपा अगर संगठन चाहता है तो फिर कई बार वो निर्णय ले लेता है। तो लेकिन इस समय जो परिस्थिति चल रही है, इस समय इस परिस्थिति में अगर मान लीजिए कोई ऐसा निर्णय लेते भी हैं
तो उसको कारण उसका कोई दूसरा दिखाएंगे, ज्यादा महत्व देने का कि इनके अनुभव का हमको उपयोग वहां करना है। तो जो 2-3 नाम बड़े नाम है मंत्रिमंडल में, मान करके चलिए कि उसमें से एक आध तो कम, ऐसा मेरे अनुमान से होगा कि इसमें से एक आध तो कम होगा और उसको संगठन में कहीं भेजा जाएगा। और वो जो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं, वो तो शर्मा जी खुद ही मांग कर रहे हैं कि हमको दिल्ली बुला लीजिए। हाँ, निश्चित रूप से वो खुद भी कह रहे हैं, तो मुख्यमंत्री की बैठकों में अनुपस्थित, या जो एंटी सीएम में जो अंदर काम कर रहे हैं उन पर उनका बर्दाश्त भी है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। सच्चाई क्या है ये तो अब संगठन वाले जाने, लेकिन ऐसी खबरें बराबर आ रही हैं। तो इसमें से उन 2-3 नामों में से एक आध नाम अगर कम हो जाए तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन मान करके चलिए कि जाति और क्षेत्र ये बहुत मायने रहेगा, और जाति और क्षेत्र के साथ साथ मायने रखने के भाजपा में एक और डेवलपमेंट पिछले कुछ वर्षों से हो गया कि कहीं ना कहीं भले चाहे वो 20% में डेवलपमेंट हुआ हो, 25% हुआ हो, 10% हुआ हो, जो कभी कांग्रेस में एक पट्टावाद हुआ करता था कि फला केंद्रीय प्रभावशाली नेता का फला एक अच्छा अनुचर है या फला उनका फॉलोअर है, उसको कैबिनेट में लेना। तो एक आध 2 नाम अगर ऐसे आ जाएं तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन अब तो थोड़ा सा चेंजेस बीजेपी में हो गया ना, अब तो वो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष ही प्रभावशाली नहीं बनाते हैं। तो जब वो खुद ही उनके प्रभाव में रहता है दूसरों के, वो क्या अपने प्रभाव से किसी को बनवाएगा? तो निश्चित बहुत सारी बातें हैं मनोज जी, ऐसा है कि सार्वजनिक तौर पर चर्चा के थोड़ा सा अपन को बचना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये परिवर्तन आ रहा है इसमें, तो जो संगठन बहुत ज्यादा प्रभावी होता नहीं, ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चर्चा तो पार्टी के अंदर खाने नहीं बाहर खाने भी होती है, वो तो डंके की चोट पे कहते हैं जी। स्वाभाविक रूप से तो कहीं ना कहीं ये जो इस तरह का एक आध नाम कम हो और एक कोई अच्छा किसी का बड़े नेता का बहुत प्रिय आ जाए, और जो मैंने खास तौर से कहा है कि विदिशा संसदीय क्षेत्र और सागर संसदीय क्षेत्र, उसमें संकेत है कि कौन हो सकते हैं ऐसे नाम। कुल मिलाकर के इन दोनों संसदीय क्षेत्रों में से कोई एक आध नाम, और एक आध इंदौर से एक आध नाम, और एक आध वरिष्ठों में से कम नाम, और इसके अलावा संगठन की दृष्टि से आदिवासी और महिला, ये 2 चीज को प्राथमिकता मिल सकती है। तो शर्मा जी उसके पीछे भी तो वही हुआ ना कि गुटीय संतुलन साधना है आपको। यदि रायसेन विदिशा आप सागर से ले रहे हैं, दूसरी तरफ से आपको जातीय क्षेत्रीय संतुलन साधना है, तो संतुलन ही तो साधा जा रहा है ना। ये बिल्कुल आपने सही कहा। जो मैंने थोड़ा सा इशारे में बात कही थी, भाजपा में भी ये परिवर्तन आ गया है, वो कितने है। तो इस समय संतुलन साधने की, खासतौर से क्षेत्र, जाति और वरिष्ठ नेताओं की जो प्रियता है उसको साधने की ये चीज आ गई, और ये चीज हमको मंत्रिमंडल में देखने को मिलेगी। अभी जो मंत्रिमंडल के नाम है 30-31, इसमें आप ये तीनों चीज साथ देख लीजिए भाई। एक आध नाम तो उसमें ऐसा है कि मुझे ये आश्चर्य हुआ कि ये मंत्री कैसे है, लेकिन अब वो किसी बड़े नेता का बहुत ही प्रिय है तो वो मंत्री है उसमें। तो इसी तरीके से क्षेत्र और जाति और कहीं ना कहीं किसी वरिष्ठतम का प्रभावशाली व्यक्ति का प्रिय, ये चीजें रहेंगी जी। लेकिन ब्रजेश जी एक और चक्कर है ना, जैसे मालिनी गोड़े की अगर हम बात करें तो फिर रमेश मेंदोला में क्या बुराई है? क्योंकि पहले जब ताई पावरफुल थी तो लड़ाई थी भाई और ताई की, तो वो चाहते नहीं थी ताई कि भाई का कोई आदमी बन जाए रमेश मेंदोला। एक विधायक जो लगातार हर चुनाव में पहले से लीड बढ़ा लेता है, अपनी क्षेत्र में लोकप्रिय होता है, लेकिन जब उसका नाम आता है तो कोई अड़ंगा आ जाता है। फिर मालिनी गोड़ क्यों? वो तो महापौर भी रह चुकी हैं, कई बार से विधायक हैं, तो फिर रमेश मेंदोला क्यों नहीं? सवाल ये भी उठेगा। सवाल तो उठेगा, लेकिन उसका जवाब तो शर्मा जी ने दे दिया। और मैंने जो कहा था कि संतुलन साधना है, तो यदि मालिनी गौड़नी का नाम चल रहा है तो क्यों चल रहा है, रमेश मेंदोला का नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है? उसकी वजह है ना गुटीय संतुलन साधना। अब कैलाश विजयवर्गीय किस गुट में, मेंदोला किस गुट में, कैलाश विजयवर्गीय के साथ है, तो वो तो खुद ही इतने पावरफुल है ना, मंत्री हैं, तो अब एक ही गुट से दूसरा मंत्री क्यों बनाएंगे? तो इसलिए मालिनी गौड़ दूसरे गुट से आती हैं, आप सोच लिए। तो वो गुटीय संतुलन साधने की कोशिश है ना मालवा में। जैसी बात जो शर्मा जी कह रहे हैं कि यदि सागर से किसी का चयन होगा तो यदि सिंधिया का कोई व्यक्ति है तो शिवराज जी का व्यक्ति भी लाने की कोशिश की जाएगी, या संगठन का व्यक्ति लाने की कोशिश की जाएगी कि जो वहां कार्यकर्ताओं में और उसमें जो असंतुलन हो गया उस संतुलन को साधने की कोशिश। तो वही कोशिश तो हो रही है जिस कोशिश की वजह से संगठन में नियुक्तियां अटकी हैं, जिस कोशिश की वजह से हम देख रहे हैं निगम मंडल में अटकी हुई हैं। तो वही कोशिश जो कांग्रेस में थी, और ऐसा नहीं है कि बीजेपी में नहीं थी। बिल्कुल आप देखिए शिवराज सिंह चौहान थे तो क्या उन्होंने अपने पसंद के लोगों को, अपने पट्टों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया था?
किया था, अपने पट्टे का इस्तीफा दिला के उन्होंने लोकसभा क्षेत्र में भेज दिया था। तो देखिए सब अपनी हिसाब से करते हैं। क्या उमा भारती के उस समय में नहीं रहा? उमा भारती के पसंदीदा लोग हर एक दौर में हम देखते हैं ये, हर दौर में रहते हैं, लेकिन दौर में किसी की ज्यादा चलती तो ज्यादा हो जाते, किसी की कम चलती तो कम रह पाते हैं। तो वही परिस्थिति है। तो पट्टावाद तो चलता है, लेकिन एक जैसे ही कहते हैं ना कि आटे में नमक कितना, कांग्रेस में इसका उल्टा होता है। वहां तो पट्टे ही पट्टे होते हैं, नमक में आटा हो जाता है। नमक में आटा हो जाता है। ये हालात हैं। तो ये दोनों पार्टियों में अंतर है। तो पट्टावाद तो रहेगा ही। और ये जितने भी जो नाम चलेंगे वो क्षेत्रीय संतुलन, गुटीय संतुलन साधने की कोशिश है। यदि केपी यादव को आपने निगम मंडल में नियुक्त किया तो कोई संतुलन ही तो साधने की कोशिश की होगी ना, कि एक क्षेत्र में संगठन का व्यक्ति भी आप ले आए और ताकि वहां पे ऐसा लगे कि कांग्रेस के लोग ही हावी ना हो गए हों। यदि ऐसा ही आपको सागर में लग रहा है कि एक बार आपने देखा भी है झगड़ा हुआ है भूपेंद्र सिंह का, खुली झगड़ा हुआ है, तो वही संतुलन साधने की कोशिश होगी यदि होगी तो यही कोशिश हो रही है। और इसी में भी आप देखिए वहां भी जिस नेता की ज्यादा चल जाएगी तो संतुलन साध पाएंगे। यदि सिंधिया जी ज्यादा अड़ंगे लगा पाए या ज्यादा दम दिखा पाए दिल्ली से, तो हो सकता है वो संतुलन भी ना साध पाए। तो ये तो आने वाला समय बताएगा कितना संतुलन साध पा रही है पार्टी, अपने नेताओं को कितना वो कर पा रही है। क्योंकि हमने नरेंद्र सिंह तोमर को देखा है, वो भी एक दिग्गज नेता है, लेकिन ग्वालियर में संतुलन बन पा रहा है क्या? बड़े बड़े नेताओं में नहीं बन पा रहा। बिल्कुल। तो यहाँ भी ऐसी परिस्थिति है। तो ये रस्सी पे चलने जैसा है ना, कि बांस हाथ में रस्सी पे चलना, सामने भी देखना पीछे भी देखना। निश्चित तौर पर देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अब परिस्थितियां वैसी हैं। और जब कांग्रेस से जो लोग आए हैं और जब उनकी चल रही है तो वो तो और ज्यादा चलाने की कोशिश करेंगे। उनको देखकर बीजेपी के जो लोग हैं वो भी अब उसी ढर्रे पर जाएंगे। भाई जब एक व्यक्ति की चल रही है यहाँ का, तो हम तो यहाँ से हैं ही ना, हमें तो लोग हमारे साथ हैं, तो वो क्यों नहीं चलाएंगे? जब पार्टी की सुन रहे हैं तो वो भी वो गुटबाजी। तो एक संकेत तो उन्होंने राज्यसभा में जो निर्णय हुए हैं, तरुण चुग को छोड़ दें, तो बाकी तो संकेत दे ही दिया कि भैया संगठन की सर्वोपरि जो सामान्य कार्यकर्ता है उसके लिए मौका है। लेकिन उतनी दमदारी से नहीं दे पा रहे ना कि संगठन की चल रही। यदि संगठन की इतनी चल रही होती, पिछली बार आप लाए थे, आपने जो संविधान है बीजेपी का उसका पालन किया क्या? आप यदि कांग्रेस पे आरोप लगाते हो कि उनकी कार्यकारिणी इतनी बड़ी हो जाती है, पदाधिकारी इतने, तो वो तो आप भी कर चुके हो। बिल्कुल। तो समय के अनुसार सब बदलते हैं, तो अब संगठन को भी बदलना पड़ रहा है कि भाई देखना पड़ रहा है ना। तो बीजेपी में भी वो तमाम चीजें हो रही हैं जिसकी हम पहले सोच नहीं सकते थे कि भैया ये पार्टी तो औरों से अलग है, लेकिन अब वो सारी बुराइयां और अभी तो हम सरकार की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि संगठन से भी शुरुआत हो जाए, क्या भरोसा। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में होने वाला ये संभावित मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ कुछ चेहरों को बदलने की कवायद नहीं है, ये सीधे तौर पर जनता को संदेश देने की कोशिश है कि वल्लभ भवन में बैठे मंत्रियों के लिए परफॉर्मेंस ही सबसे बड़ा पैमाना है। अगर काम अच्छा है तो कुर्सी बरकरार रहेगी, और अगर रिपोर्ट कार्ड खराब है तो विदाई तय है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब दिल्ली से अंतिम मोहर लगकर नामों की बहुप्रतीक्षित पर्ची भोपाल पहुंचेगी तो किन दिग्गजों का पत्ता कटता है और किन नए चेहरों पर सिर पर ताज सजता है। लेकिन बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या सिर्फ चेहरों के बदलने से मंत्रालयों की रफ्तार बदलेगी, और क्या इसका सीधा फायदा मध्य प्रदेश की जनता को मिलेगा। इस राजनीतिक महामंथन की हर एक इनसाइड स्टोरी पर भी अनादि टीवी की नज़र रहेगी। फिलहाल अटेंशन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।